नमस्कार बच्चों। इकोनॉमिक्स की पाठशाला के अंदर आप सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की 8th लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी कैन रीड लेसन नंबर 9 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 9। लेसन 9, ठीक है। और लेसन का नाम क्या है भाई? आय, रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, यानी हम आय, रोजगार और उत्पादन का संतुलन जहां पर होता है उसका निर्धारण के बारे में आपको बताएंगे। यानी आय उत्पादन का संतुलन स्तर क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं। यानी आय या उत्पादन या रोजगार भी लिख सकते हैं। आय या उत्पादन का संतुलन स्तर क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यानी ये मीनिंग क्या है भाई इसका? आय या उत्पादन का संतुलन स्तर का मीनिंग क्या है? आय के संतुलन स्तर से अभिप्राय आय या उत्पादन के उस स्तर से है, जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र पूर्ति, समग्र मांग के बराबर होती है। यानी जहां पर हमारी समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, वही हमारा आय तथा उत्पादन का जो संतुलन का स्तर है वो निर्धारित हो जाता है। यानी एस इक्वल टू एडी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर इक्वल होंगी वहां पर आय और उत्पादन का स्तर हमारा संतुलित होगा। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई एडी क्या होता है और एस क्या होता है। हम अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ये समग्र पूर्ति है, ये समग्र मांग है। यानी एस को हम किससे दिखाते हैं? सी प्लस एस से। और एडी को कौन कौन से घटक हैं कह सकते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या इनके? एडी को क्या कहते हैं? सी प्लस आई। कई बार विद्यार्थी ये लिखने में गलती कर देते हैं, एडी क्या होता है, एएस क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक शॉर्ट याद करने का तरीका है, यानी एएस के अंदर एस है तो इसमें भी एस आएगा।
एग्रीगेट सप्लाई में एस है तो इसमें भी एस आएगा, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि भाई ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है और ए डी इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, यानी सी प्लस एस का मतलब क्या होता है, सी होता है हमारा उपभोग प्लस सेविंग यानी बचत, और यहां पर होता है उपभोग और आई होता है हमारा निवेश। ठीक है, और जब ये हमें संतुलन में लेके आने हैं, जब हम संतुलन स्तर दिखाएंगे वहां पर हमारा ए एस इक्वल टू ए डी होगा, या ए एस लिख सकते हैं हम सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई तो होगा, तभी तो होगा, या तो ए एस ए डी के इक्वल हो जाए या ए सी प्लस एस सी प्लस आई के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी आप क्या समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं, समग्र मांग व समग्र पूर्ति के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं। और यहां पर C प्लस एस सी प्लस आई दिखाई दिया, ये कंजप्शन कैंसिल, तो S इज इक्वल टू आई हो गई ना, तो यहां पर बचत व निवेश के रूप में भी इसको आप दिखा सकते हैं, क्योंकि S इक्वल टू आई होता है, क्योंकि C से C कैंसल तो S इक्वल टू आई बच गया। ठीक है ना, तो S इज इक्वल टू आई के द्वारा भी आप इसको दिखा सकते हैं। दोनों के दोनों रूप हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति से भी संतुलन स्तर लेके आ जा सकता है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी हम इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम दिखाने के जो हमने लेसन स्टार्ट किया है इसके अंदर भी बताया था, आय या उत्पादन का संतुलन स्तर, संतुलन स्तर को दिखाने के लिए भी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जो आपको हमने 8th लेसन के अंदर बताया था। यानी एक तो क्लासिकल अप्रोच हो जाती है हमारी, ठीक है, यानी क्लासिकल अप्रोच, और दूसरी हमारी केंजियन अप्रोच है। यानी हम सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच पढ़ते हैं, यानी परंपरावादी विचारधारा। परंपरावादी विचारधारा, और विचारधारा के अंतर्गत किस किस को करेगा संतुलन के अंतर्गत किस किस को संतुलित करके दिखाना हमने, आय या उत्पादन का संतुलन स्तर, यही तो दिखाना है। ठीक है, अब जब हम परंपरावादी विचारधारा के अंदर चलेंगे तो ध्यान रखना बच्चों, यानी परंपरावादी विचारधारा के अनुसार समग्र पूर्ति और समग्र मांग में संतुलन लगभग एक सामान्य प्रक्रिया है। यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति अपने आप बराबर होती रहती हैं, ये एक सामान्य घटना है, इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं करने पड़ती, बशर्ते मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पाई जाए। यानी बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो मुक्त हो, यानी सरकार का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी एडी और एएस अपने आप ही, यानी एडी और एएस हमेशा सामान्य रूप से सामान्य घटना है, ये इक्वल होती हैं। कब होती हैं? जब ये मुक्त अर्थव्यवस्था हो। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो, सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो, ठीक है, नहीं है। मुक्त ओपन इकोनॉमी यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होने लग रहा हो, दूसरे देशों के साथ हमारा आयात निर्यात भी है और सरकार का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो एडी और एएस अपने आप इक्वल हो जाती है। ये सामान्य घटना, ये किसने माना है? परंपरावादी विचारधारा वालों ने। अब इसने बोला कि भाई परंपरावादी विचारधारा ने अपने पॉइंट्स को रखने के लिए 2 पॉइंट्स दिए हैं जिसके द्वारा ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं।
फर्स्ट है से का बाजार नियम। ये जेबी से नाम है भाई, ये हमारे अर्थशास्त्री का। से का बाजार नियम, ये जेबी से उसी के नाम से उसने इसकी परिभाषा दिया था, इसका ला बनाया था, इसलिए इसका नाम से का बाजार नियम ही रख दिया गया है। से का बाजार नियम क्या है? यानी ये इस बात पर आधारित है कि समग्र पूर्ति समग्र मांग के हमेशा बराबर होती है, और यदि ना भी हो तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड। यानी जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड स्वयं पैदा करती है, स्वयं निर्माण करती है अपनी मांग का। से का बाजार नियम कहता है कि जो एडी और एएस है ये हमेशा इक्वल होती हैं, और यदि किसी संदर्भ में ये इक्वल ना भी हो तो पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण कर देती है और दोनों फिर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये से का बाजार नियम है। इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली है, यानी बार्टर सिस्टम है। क्या है ये? केवल आपको समझाने के लिए यहां तक ही लिखना है आपने। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले वस्तु मिलती है, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से होता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु को बेचने के लिए तब तैयार होगा जब उसके बदले में उसे किसी अन्य वस्तु को खरीदना होगा। जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है वो तब बेचेगा जब उसको दूसरी वस्तु खरीदनी है। ठीक है, बेची जाने वाली वस्तु का मूल्य खरीदी जाने वाली वस्तु के बराबर होगी। जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही वस्तुएं हम बेचेंगे। बेची जाने वाली वस्तु का मूल्य क्या होता है? यह उत्पादन जो हमारी आय है उस पर निर्भर करता है। यानी इस प्रकार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि समष्टि स्तर पर पूर्ति तथा मांग के बीच समानता का पाया जाना एक सामान्य घटना है। यानी केवल मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और सरकार का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो हम एडी और एएस इक्वल आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा से का बाजार नियम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका, मजदूरी कीमत लोचशीलता। मजदूरी कीमत लोचशीलता, यानी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम में नहीं, आपने यदि इकोनॉमिक्स सीखनी है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विचार था कि भाई मजदूरी कीमत लोचशीलता के द्वारा, मजदूरी कीमत लोचशीलता की दर होती है। दर यानी हमारी जो मजदूरी दर है उसको लेकर चलते हैं। इसका अब इससे अभिप्राय कि मजदूरी दर में वृद्धि या कमी श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती है। यानी हमारी जो मजदूरी दर है वो वृद्धि होगी या कम होगी, ये बाजार के अंदर जो लेबर श्रम है हमारे पास उनकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। उनके विचार में जब बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जब बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है, जब बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है तो श्रम की जो पूर्ति है, सप्लाई ऑफ लेबर है, वो श्रम की मांग से अधिक होगी, श्रम की मांग से अधिक होती है। जब बेविचार में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है तो श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होगी। बेरोजगारी ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है, उसकी डिमांड कम है लेबर की।
तब एक मुक्त अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर कम हो जाती है। यानी हमारे पास लेबर ज्यादा हैं और उनको चाहिए, सप्लाई ज्यादा है किसी लेबर की और हमें चाहिए कम, तो मजदूरी दर कम हो जाएगी यानी घट जाएगी। ठीक है, यानी एस एल इज ग्रेटर देन डी एल, देन मजदूरी दर हमेशा कम होती है। और मजदूरी की दर में कमी होने से, मजदूरी की दर में कमी होने से अनेक व्यक्ति श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी। अनेक व्यक्ति इस मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो एसएल कम हो जाएगी। और यदि सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो डीएल बढ़ जाएगी। ठीक है ना, डीएल बढ़ जाती है और डीएल यदि बढ़ जाती है तो सप्लाई कम है, डीएल ज्यादा, यानी हमारे पास इस मजदूरी दर पर, ध्यान से सुनो बच्चों, यानी इस मजदूरी दर पर हमारे पास जो मजदूर हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो इस श्रेणी से बाहर निकल जाते हैं और इस श्रेणी में काम करने वाले कम बच जाते हैं, तो हमारी सप्लाई कम रह जाती है और डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है और हमारे पास सप्लाई कम है लेबर की, तो मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ जाती है। और जब मजदूरी बढ़ जाती है तो जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं थे वे वापिस यहां पर आ जाएंगे और वापिस यही स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, यानी इस प्रकार हम इसको संतुलित कर सकते हैं। जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे वहां पर मजदूरी की दर निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, जहां पर सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ लेबर इक्वल हो जाएंगी वहां पर मजदूरी की दर निर्धारित हो जाएगी। आप कहते हैं भाई मजदूरी भी दो तरह की होती है। एक तो मजदूरी होती है नकद मजदूरी। क्या होती है? नकद मजदूरी, यानी काम करने के बदले जो मुद्रा के रूप में पैसे दिए जाते हैं, जो मुद्रा के रूप में रुपए दिए जाते हैं उन्हें नकद मजदूरी कहते हैं। ठीक है, जो श्रमिक को मुद्रा के रूप में पैसे दिए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? नकद मजदूरी। और दूसरी है हमारी वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी वास्तविक मजदूरी का मतलब यानी उसको इस प्रकार मजदूरी, इस प्रकार देना उसको पैसे कि उसके बदले में वो उससे वस्तुएं खरीदता है, या सेवाएं खरीदता है या वस्तुएं खरीदता है। यानी उसकी जो नकद मजदूरी है, नकद जो मजदूरी प्राप्त होती है, नकद मजदूरी की क्रय शक्ति, नकद मजदूरी की क्रय शक्ति वास्तविक मजदूरी है। वास्तविक मजदूरी है। मान लो किसी व्यक्ति को 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और चीनी का भाव 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। और यदि तो 100 रुपए में कितनी की चीनी आएगी भाई? यानी 2.5 किलो चीनी आएगी। कितनी आएगी? 2.5 चीनी आएगी। तो उसकी क्रय शक्ति कितनी है? उस व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी कितनी है? 2.5 किलो चीनी। यानी नगद मजदूरी को वो वस्तु कितनी खरीद सकता है उनसे, उन पैसों से, उसे ही नगद वास्तविक मजदूरी कहते हैं। और जो नगद के रूप में प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? नगद मजदूरी कहते हैं। यानी इस प्रकार आपने क्या सीखा? इस प्रकार यानी श्रम की जो पूर्ति है, श्रम की पूर्ति को क्या कहेंगे? एसएल। श्रम की पूर्ति अपने आप, अपने श्रम की मांग, श्रम की मांग, मांग कितनी?
डीएल के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। जहां पर ये बराबर हो जाएंगी वहां पर ही हमारी मजदूरी कीमत लोचशीलता निर्धारित हो जाएगी। यानी ये जहां पर भी एसएल और डीएल इक्वल हो जाएंगे वहां पर मजदूरी की दर निर्धारित हो जाएगी। ठीक है। और ये हमारा, अरे ये क्या लिख दिया, ये है हमारा 40 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहां तक आपने क्या सीखा भाई? यानी हमने परंपरावादी विचारधारा की डिमांड के तौर पर सीखा। क्या सीखा हमने? डिमांड और सप्लाई के तौर पर। इनको क्या करें अब? यानी हमने एडी और एएस प्राप्त कर लिया है परंपरावादी विचारधारा का। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। यानी परंपरावादी क्या बनाए? समग्र पूर्ति वक्र बनाते हैं। पहले क्या बनाए? समग्र पूर्ति वक्र। ठीक है। जब इसका समग्र पूर्ति वक्र बनाएंगे तो इसको देखो भाई ध्यान से, ये हमारा OX वक्र है और यहां पर हमारा OY, यानी यहां पर हमारा आउटपुट लिया जाएगा और यहां पर हमारा प्राइस लेवल। ठीक है। और ये कहता है कि भाई परंपरावादी विचारधारा वाले व्यक्ति कहते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो सिस्टम दे रखा है वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये क्या है? हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। यानी एलएल हमारी ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधी रेखा है जो यह दर्शाती है कि हमारा क्या है? एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो फुल है। ठीक है। यानी अब इसको समझेंगे कैसे? यानी चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन को प्रकट किया गया है और OY अक्ष पर कीमत स्तर को दर्शाया गया है। और जो O से L तक है अर्थव्यवस्था में, O से L तक हमारा उत्पादन स्थिर है। यानी कीमत चाहे इतनी हो जाए, चाहे कीमत इतनी हो जाए या कीमत इतनी हो जाए, उसका हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारा ये जो रोजगार का स्तर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार है। रोजगार को अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो प्राइस बेशक ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या है? हमारा परंपरावादी समग्र पूर्ति वक्र। ठीक है। अब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। परंपरावादी समग्र मांग वक्र। ठीक है। समग्र मांग वक्र यानी इसके अंदर क्या करेंगे? मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ ढलवां होता है, हमें पता है। OX, ये OY और ये क्या है हमारा? AD। ये क्या है? AD। यानी OX पर हम AD को दर्शाएंगे और OY पर हमारा प्राइस लेवल दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? ठीक है। ये हमारा AD है परंपरावादी विचारधारा के अनुसार। इसको हम किस प्रकार समझेंगे? यानी इसको इस प्रकार समझेंगे कि भाई OX अक्ष पर AD को दर्शाया गया है और OY अक्ष पर प्राइस लेवल को दर्शाया गया है और AD हमारा समग्र मांग वक्र को दर्शाया गया जो ऊपर से नीचे की तरफ ढलवा है। ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ ढलवा दिखा रखा है। यानी कीमत में और AD में विपरीत संबंध है। यानी कीमत यदि ज्यादा हो जाती है
तो एडी कम, और यदि कीमत कम हो जाती है तो एडी ज्यादा। यानी प्राइस में और एडी के अंदर एक दूसरे के साथ विपरीत यानी नेगेटिविटी का संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यानी हमारा प्राइस लेवल यदि ओ से लेकर पी तक है तो हमारा एडी ओडी के बराबर है। जब प्राइस लेवल कम होकर OP1 रह जाता है तो हमारा डिमांड वक्र भी बढ़कर OD से OD1 हो जाता है। यानी एक दूसरे से विपरीत संबंध है प्राइस लेवल का और एडी का। और यहाँ पर हमने क्या सीखा था, प्राइस लेवल का और सप्लाई का कोई भी रिलेशन नहीं है। प्राइस से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए इससे हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब संतुलन, अब संतुलन स्तर या संतुलन बिंदु कैसे निर्धारित करेंगे? जहां पर हमारे AD और AS दोनों इक्वल हो जाएं, ये हमारा OS वक्र और ये हमारा OY वक्र। OS पर हम आउटपुट को दर्शाएंगे और एम्प्लॉयमेंट को दर्शाते हैं, ठीक है। और OY अक्ष पर हम प्राइस लेवल को दर्शाएंगे। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट था, उत्पादन स्थिर है, ये हमारा AS को दर्शाता है। अब ये भी आपने सीखा है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ डलवा टाइप में है ये हमारा AD को दर्शाता है। यानी जो AS और जो AD एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करते हैं इसका नाम E रख लिया। यही पॉइंट हमारा संतुलन बिंदु कहलाता है। यानी संतुलन स्तर कहां पर है? जहां पर AD और AS यानी E पॉइंट पर हमारा संतुलन स्तर है। पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर यहां पर है। क्लियर है? तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो हमने AD और AS के द्वारा आपको संतुलन स्तर सिखाया। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बचत यानी दो दृष्टिकोण बताए थे ना, एक तो AD और AS के द्वारा और एक S और I के द्वारा। अब हम आपको बचत निवेश दृष्टिकोण के रूप में इसको सिखाते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो सबसे फर्स्ट यानी परंपरावादी बचत फलन क्या होता है, पहले ये बता दें। परंपरावादी बचत फलन क्या होता है? परंपरावादी के अनुसार बचत कब होती है? यानी हमारी जो बचत है वो फंक्शन ऑफ R है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम ज्यादा सेविंग करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम सेविंग कम करेंगे। यही क्वेश्चन है हमारा। यानी इसका डायग्राम भी यदि हम बनाना चाहें, ये OX वक्र है, ये OY है, यहाँ पर हम सेविंग को दर्शाएंगे और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेविंग का स्तर है। इससे स्पष्ट होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, यदि कम है तो सेविंग कम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हमारा सेविंग भी ज्यादा होगी। क्लियर? ये तो हो गया हमारा बचत फलन। अब हम आपको निवेश के फलन के बारे में बताते हैं। यानी दूसरा पॉइंट क्या है? परंपरावादी निवेश फलन। परंपरावादी निवेश फलन यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर आधारित है? फंक्शन ऑफ R। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ये इसके दूसरे के साथ कैसा संबंध है? विपरीत संबंध पाया जाता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि लोग बॉन्ड और शेयर के अंदर ज्यादा पैसे लगाएंगे। यदि इन्वेस्टमेंट के
रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा पैसे लगाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज़्यादा है तो उसके अंदर से पैसे निकाल कर भी हम दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसको भी हम डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये हमारा ओ एक्स वक्र है और ये ओ वाई वक्र है। यहाँ पर भाई हमारा इन्वेस्टमेंट को दर्शाते हैं, और ये ओ वाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी फॉर दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर को दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा आई इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, यानी यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर के बराबर है तो इन्वेस्टमेंट ओ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर ओ आर 1 रह जाता है तो भी इसका इन्वेस्टमेंट बढ़कर ओ आई 1 हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, यानी एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध पाया जाता है। अब क्या है, इन दोनों का संतुलन बिंदु, दोनों से क्या निकालेंगे, संतुलन स्तर या संतुलन बिंदु। ठीक है, अब संतुलन बिंदु आप दोनों डायग्राम को साथ साथ बना दें तो हमारा जहां पर एस और आई एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा संतुलन का स्तर है। यहाँ पर ये क्या है, हमारा एस एस वक्र था, और ये क्या है हमारा, ये डिमांड कर्व था तुम्हारा, हाँ डिमांड नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। ओ एक्स अक्ष को क्या लेंगे हम, यानी यहाँ पर हमने सेविंग लिया है और इन्वेस्टमेंट लिया है। ठीक है, और ओ वाई अक्ष पर क्या लिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर को दर्शाया है, और यहाँ पर ई बिंदु ऐसा है जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और यहीं पर हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग निर्धारित हो जाता है, यानी संतुलन का बिंदु हो जाता है। ये हमारा ओ आर के इक्वल है और ये हमारा ओ आई के या ओ एस, जो भी आप नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ओ आई के यहाँ और ही नाम लिख लें, एल लगा लें, यानी ई एल के बराबर हमें क्या हुआ, ई एल के बराबर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट किया है। यदि सोचो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है, सोचो रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर से ओ आर 1 हो जाती है, तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है तो सेविंग कम होगी, आपको पता है सेविंग कम होगी ना, और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, सेविंग कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो क्या होगा, सेविंग कम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर हाई हो जाता है, और फिर हाई होगा तो वापस ई पॉइंट के ऊपर यह संतुलन का स्तर निर्धारित हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम इसको ऊपर की तरफ लेंगे तो वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट ई बिंदु पर संतुलन बिंदु कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी तरफ से जो परंपरावादी विचारधारा का था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी कैन रीड केंजियन अप्रोच। क्या पढ़ेंगे अब हम, केंजियन अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा परंपरावादी विचारधारा कंप्लीट होता है क्लासिकल अप्रोच के तौर पर। अब हम पढ़ते हैं केंजियन विचारधारा। केंजियन विचारधारा के अंदर क्या है, यानी केंजियन विचारधारा के अंदर आए, अच्छा ये कंप्लीट तो लिख दें। केंजियन विचारधारा के अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्या इसके अंदर, ये तो देखो, आय या उत्पादन का संतुलन स्तर,
संतुलन स्तर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, यानी समग्र मांग, ये भी वही है भाई हमारा, समग्र मांग व समग्र पूर्ति दृष्टिकोण। समग्र मांग ये भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट और एडी और एएस के द्वारा अलग अलग हमें दिखाएंगे, इसको भी ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले हम क्या करें, हमें पता है कि भाई जहां पर संतुलन होता है वहां पर क्या होता है, एडी और एएस इक्वल होता है। और केंजियन ने अलग क्या बताया है वो देखो, यानी परंपरावादी विचारधारा के बिल्कुल उलट केन्स का विचार है कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग में समानता एक सामान्य विशेषता नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि समग्र पूर्ति और समग्र मांग पूर्ण रोजगार पर ही समान हो, यानी 70 के ऊपर समान हो। समग्र पूर्ति समग्र मांग में समानता तब भी हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति ही ना हो, यानी अल्प रोजगार हो या अति पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। अल्प रोजगार का मतलब क्या होता है कि भाई सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, कुछ साधन बेरोजगार होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी बोलते हैं। चलो ये तो हो गई, यानी इसने बोला कि भाई पूर्ण रोजगार होना आवश्यक नहीं है, पूर्ण रोजगार आवश्यक नहीं, किस कब, एडी और एएस में, यानी ये अल्प रोजगार के अंदर भी संतुलित हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसकी अलग अलग विचारधारा पढ़ेंगे कि भाई केंजियन विचारधारा में समग्र पूर्ति क्या होती है। समग्र पूर्ति धारणा किसकी, केंजियन की। ठीक है, इसको हम डायग्राम के द्वारा ही दर्शा देते हैं आपको। ये डायग्राम दे रखे हैं भाई हमें समग्र पूर्ति के रूप में, ओ एक्स ओ वाई, यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट ले लिया और यहाँ पर इनकम को ले लेते हैं, आय और रोजगार है ना हमारा। यानी केन्स के अनुसार रोजगार के संदर्भ में समग्र पूर्ति फलन, जो पूर्ति फलन है नीचे से ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है, यानी 45 डिग्री एंगल के ऊपर बनता है। क्या है ये हमारा ए एस, यानी इनकम भी बोल सकते हैं इसको और ए एस भी कह सकते हैं। यह रेखा आय के स्तर को तथा रोजगार के स्तर को दर्शाती है। ये आय है, ये रोजगार है, इसके स्तर को दर्शाती है। इससे प्रकट होता है कि आय तथा रोजगार में समान वृद्धि होती है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, रोजगार और बढ़ गया, आय बढ़ गई, आय और बढ़ जाती है, रोजगार बढ़ जाता है, यानी समान अनुपात में वृद्धि होती है। यानी केन्स द्वारा दिए गए समग्र पूर्ति फलन से प्रकट होता है कि भाई हम जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी आय का स्तर भी बढ़ता है, या जैसे जैसे किसी आय का स्तर बढ़ता है अर्थव्यवस्था में वैसे वैसे रोजगार का स्तर भी बढ़ता है। ठीक है, ये हमारा एएस की समग्र पूर्ति वक्र के रूप में, यानी एएस को कंप्लीट कर देता है। इसको ज्यादा डीपली ले जाने की कोशिश ना करें, यहां तक कंप्लीट, यहां तक समझे, अच्छा है। अब समग्र मांग, समग्र मांग क्या होती है, समग्र मांग वक्र, यानी इसका तो आपको पता है समग्र पूर्ति हमारी सी प्लस एस होती है और समग्र मांग क्या होती है, सी प्लस आई, ये तो पता ही है सभी को। ठीक है ना, और समग्र मांग के अंदर देखो भाई, इसको भी हम डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। डायग्राम के द्वारा ही आपको केंजियन विचारधारा अच्छी से समझ में आएगी। इसको हम ओ एक्स वक्र और इसको हम ओ वाई वक्र ले लेते हैं। ओ एक्स पर हम इनकम को भी ले लेते हैं, हम आउटपुट को भी ले लेते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट को भी ले लेते हैं, और ओ वाई के ऊपर हम एडी को दर्शाएंगे, यानी इनकम भी हमारी इसी के अंदर आ जाएगी क्योंकि रोजगार और आय सेम होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखो, हमने क्या बोला, सी प्लस आई,
यानी हमने मान लो इन्वेस्टमेंट इतना किया है, आई के इक्वल हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और आपको पता है कंजप्शन जीरो से तो नहीं होती स्टार्ट, कंजप्शन स्टार्ट होती यहाँ से। मान लो इस पॉइंट से उसकी कंजप्शन जैसे जैसे आय बढ़ती है उसका कंजप्शन भी बढ़ता चला जाता है। ये सी पॉइंट यानी सी हमारा कंजप्शन लाइन है। और एडी कब आती है, यानी हमारा जब ओ आई सी के अंदर ऐड हो जाए, यानी ओ आई सी के अंदर ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है, एडी। तो हमारा क्या बन जाता है ये, एडी। तो जितना हमारा ओ आई है वो सी के अंदर ऐड कर दो, यानी ओ से आई तक सी के अंदर ऐड कर दो भाई। और सी को ही शिफ्ट करके यहां ले जाते हैं और इसको बिल्कुल पैरेलल, सी के बिल्कुल पैरेलल आपने इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। यानी ये हो गया हमारा सी प्लस आई इक्वल टू ए डी। यानी ए एस हमारे पास है, ए डी हमारे पास है, तो आप आराम से इसका संतुलन स्तर भी निकाल सकते हैं। चलो इसको हम एक तालिका के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको एक तालिका के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे तालिका में आपके सम भी हो जाएंगे जो इसके अंदर आते हैं, उस सम भी आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। यानी हम एक तालिका बनाते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसके अंदर 3 लाइंस लगा देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 खाने बन गए भी हमारे। यानी हमारा जो ऊपर खाना है इसको अच्छी तरह देखो भाई, यानी यहां पर क्या है हमारा, रोजगार का स्तर, एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लिया। यहां पर हमने ए एस वक्र को ले लेते हैं। ए एस वक्र को आप इनकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने हमने सीखा है कि भाई ए एस वक्र को हम क्या बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं ना। देखो अभी आपने सीखा है ये इनकम वक्र है, ए एस वक्र है ना, तो इसलिए हम इसको इनकम वक्र भी बोल सकते हैं ए एस को। अच्छा भाई अब हमने क्या किया है, ए डी करोड़ रुपए के अंदर है मान के चलो। यानी जब जीरो रोजगार है, कोई भी व्यक्ति रोजगार पर नहीं है, तो हमारी आय भी क्या होगी, जीरो, सप्लाई भी क्या होगी, जीरो। यदि कोई आय एम्प्लॉयमेंट ही काम नहीं कर रहा है तो, लेकिन एडी व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए खाना खाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या मतलब, खाना खाना पड़ेगा, जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं 20 करोड़ उसकी एडी है, एक व्यक्ति के नहीं, एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है 10 हो जाता है, तो रोजगार भी जितना एम्प्लॉयमेंट होता है उतना आय और एएस को मान लेते हैं। और हमारी एडी भी जैसे जैसे बढ़ेगी, एडी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट और आय बढ़ जाती है तो एडी बढ़ने लग जाती है। ये 20, रोजगार भी 20 और वाई भी 20, और ये भी बढ़ गई हमारी 30, ये 30, आय भी हमारी 30 एंड एडी इज इक्वल टू 35, 40, 40, 40, 50, एम्प्लॉयमेंट 50, एएस भी 50, here is 45 and employment 60, I भी 60 and AD equal to 50। यानी आपने क्या सीखा कि भाई जितनी एम्प्लॉयमेंट होती है आय हमारी उसी अनुपात में बढ़ती है, एक बात। दूसरी हमने क्या सीखा, जैसे जैसे हमारी इनकम या एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है हमारी एडी भी बढ़ती जाती है, दो बात। थर्ड क्या सीखा कि भाई जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ती है ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और एडी हमारी बढ़ती तो है लेकिन इतनी तेजी की दर से नहीं बढ़ती। हमारी एडी बढ़ती तो है लेकिन धीरे गति से बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट और इनकम की गति से हमारी एडी नहीं बढ़ती। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए,
तभी आपका ये अच्छी तरह समझ में आएगा एडी और एएस का संतुलन। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहीं पर डायग्राम ले लो भाई, इसका इसके साइड में है, ठीक है। ये हमारा ओ एक्स वक्र है, ये हमारा ओ वाई वक्र है, और यहीं पर हम क्या करें, 45 डिग्री एंगल पर एस वक्र लिया था ना, ध्यान होगा। एस वक्र को वाई वक्र भी बोल देते हैं, यानी ए एस वक्र या वाई वक्र सेम है ये, ए एस वक्र के द्वारा ही निकालना है। और दूसरा हमने ए डी लिया था, याद होगा, ये आई लिया था, ये सी लिया था, दोनों को ऐड करके जो हम खींचेंगे ना, वो दोनों को ऐड करके जो हम ऊपर की तरफ चलते हैं उसको हम ए डी ले लेते हैं। क्लियर है? ए डी का मतलब क्या है, सी प्लस आई, दोनों इकट्ठे लेके चले हैं। यानी ये पॉइंट लगा लो भाई, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, और इसी प्रकार कहाँ पर जाकर इक्वल इक्वल हुए हैं, ये इक्वल हुए हैं 40 पर, ठीक है ना। यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर क्या लेना है हमने, इनकम। क्लियर हो गई? और क्या है इनकम के साथ में हमने एम्प्लॉयमेंट भी लेना है, ठीक है। ये सभी इसके ऊपर लेना है, और ये इस पे क्या लेना है, ओ वाई पर, यानी दोनों चीजें हमारी, यानी ए डी दर्शाएंगे, ए डी दर्शाने लग रहे हैं तो ये तो दोनों तरफ आ जाएगा, यानी ए डी ले लेते हैं ओ वाई पर। यहां पर जो ये लेवल है, पॉइंट क्या है, ये ई पॉइंट है, जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये हमारा 30 और ये 40 के एवज में आना चाहिए, यानी थोड़ा सा नज़दीक हो गया हमारा। आप इसको अच्छी तरह देख लेना, ठीक है। थोड़ा और नीचे से ले लेना, आप काटेंगे तो पेंसिल से नहीं है हमारा, आप देख लेना इसको। यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, हेयर इज 50 एंड 60 ले लेते हैं। यानी हमें क्या दिखाई दिया कि भाई ई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहां पर संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहां पर एडी और एएस एक दूसरे को काटते हैं। यही हमारा, यानी ओ जो 40 पर है हमारा, ओ से लेकर यानी 40 तक हमारी इनकम और एम्प्लॉयमेंट बराबर है, और इतनी ही हमारी एडी इक्वल है, सी प्लस आई इक्वल है।